साथियों, नंदनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर यशकृति हजारे आप सभी का स्वागत करती हूँ। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम है नंदनी क्लासेस .साहित्य। वहाँ पे आपको पोल क्विज कराया जा रहा है जिसका आप पूरा लाभ ले सकते हैं। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं प्रेमचंदोत्तर युग के अंतर्गत ही उपन्यासकार के बारे में। उपन्यासकार और उपन्यास क्या क्या हुई हैं इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। इसके पहले भी आपको जानकारी मैंने प्रेमचंदोत्तर युग के अंतर्गत मनोविश्लेषणवाद और जो है व्यक्तिवादी उपन्यासकार के बारे में मैंने अवगत कराया है। व्यक्तिवादी उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है और मनोविश्लेषणवादी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पिछले वीडियो में भी जाकर उसको सुन सकते हैं। आज हम देखेंगे ऐतिहासिक उपन्यासकार के बारे में जानकारी लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक उपन्यासकार एवं उपन्यास, जिसका सबसे पहले नाम आ रहा है यहाँ पे आप देखिए, वृंदावन लाल वर्मा। दूसरा है नाम आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा है कन्हैया लाल ओझा, श्री प्रसाद मिश्र रुद्र, राजीव सक्सेना, वीरेंद्र कुमार जैन, आनंद प्रकाश जैन, शरद पागरे, राम कुमार भ्रमर, जयशंकर द्विवेदी, बच्चन सिंह आदि। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है वृंदालाल वर्मा। वृंदालाल वर्मा के जन्म के बारे में बात करती हूँ मैं। वृंदालाल वर्मा का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1889 से 1969 इनका समय काल है। 1889 से 1969 ईस्वी इनका समय काल है। और ये जो ऐतिहासिक सामाजिक उपन्यास भी लिखा है और इन्होंने सामाजिक उपन्यास भी लिखा है। तो सामाजिक उपन्यास के अंतर्गत कौन से उपन्यास आते हैं या ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत कौन से उपन्यास आते हैं, ये पूरा हमें ध्यान में रख लेना आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ उनकी प्रारंभिक जो उपन्यास हुए हैं उसके बारे में, जो सामाजिक उपन्यास हुए हैं। सामाजिक उपन्यास क्या है इनके? देखिए, संगम 1927 में, प्रत्यागत 1927 में ही लिखा गया है। दोनों संगम और प्रत्यागत 1927 में लिखा गया। लगन 1928 में लिखा गया। कुंडली चक्र एवं प्रेम की भेद जो है वो, ये पूरे जो है सामाजिक उपन्यास के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे वृंदालाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास जो है वो बुंदेलखंड के मुस्लिम शासनकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बना हुआ है, परीक्षाओं में पूछा गया है कि वृंदालाल वर्मा का जो ऐतिहासिक उपन्यास है वो किस शासन काल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो किस मुस्लिम शासन, यहाँ पे बुंदेलखंड के मुस्लिम शासन काल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। क्या क्या रचना हुई है उसके बारे में बात करते हैं। गढ़कुंडार बहुत ही महत्वपूर्ण है। गढ़कुंडार, इसके बार बार प्रश्न बनते हैं। समय काल याद रख लीजिएगा, 1928। विराटा की पद्मिनी 1936। मृगनयनी 1950। ये भी अन्य प्रतियोगिता जो परीक्षा होती हैं, हिंदी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये मृगनयनी का भी प्रश्न बनता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है मृगनयनी 1950। टूटे कांटे 1954। अहिल्याबाई 1955। भुवन विक्रम 1957। माधवजी सिंधिया 1957। तो आप देखिए, भुवन विक्रम और माधवजी सिंधिया 1957 में है। 1950 की बात कर रही थी तो मृगनयनी। तो दोस्तों, झांसी की रानी की बात करते हैं। झांसी की रानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, नाम से ही समझ में आ जाता है, कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो ऐतिहासिक है, जैसे गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, है ना, और अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, माधवजी सिंधिया, झांसी की रानी, कचनार, रामगढ़ की कहानी, महारानी दुर्गावती, कीचड़ और कमल, सोती आग और देवगढ़ की मुस्कान। देखिए, है ना, नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि ये ऐतिहासिक उपन्यास है। तो इसमें देखिए, झांसी की रानी 1946, कचनार 1948, रामगढ़ की रानी 1961, महारानी दुर्गावती 1964, कीचड़ और कमल 1964। दो रचनाएं 1964 में लिखी गई है, महारानी दुर्गावती और कीचड़ और कमल, है ना। देवगढ़ की मुस्कान 1973 में। इस तरह का इसका समय काल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं बात करती हूँ कि गढ़कुंडार के बारे में बात करते हैं। गढ़कुंडार जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है गढ़कुंडार, जिसमें देखिए गढ़कुंडार के बात करती हूँ और विराटा की पद्मिनी, है ना, इसके बारे में मैं आपको कुछ अवगत कराती हूँ कि कहा गया है ये जो रचना है, ये दोनों उपन्यास जो है वो बुंदेलखंड की मुस्लिम शासन काल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। किस समय की? बुंदेलखंड की मुस्लिम शासन काल की पृष्ठभूमि पर आधारित है।
गढ़कुंडार का जो कथा काल है वो दिल्ली सुल्तान बलबन, ठीक है। गढ़कुंडार में किसका वर्णन यहाँ पे दिखाई देगा आपको? दिल्ली सुल्तान बलबन का, जो जिसका समय काल 1266 से 87 ईस्वी, ठीक है। बलबन का दिखाई देगा। तो वहीं विराटा की पद्मिनी, इनके समय काल जो है कथा काल है मुगल शासक फर्रुखसियर, किसका? फर्रुखसियर यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, गढ़कुंडार में बलबन का है और विराटा की पद्मिनी में मुगल शासक कौन है? फर्रुखसियर। 1713 से 19 इनका ईस्वी का समय काल है। यानी दो हुए हैं, गढ़कुंडार और फर्रुखसियर, दो मुगल शासक हो गए। अब बात करते हैं वृंदालाल वर्मा का। जैसे हमने सुना है, आपको बताया है मैंने कि बुंदेलखंड का यहाँ पे दिखाई देता है। तो उसके उस समय के जो उपन्यासों में, वृंदालाल वर्मा के उपन्यासों में बुंदेलखंड का इतिहास, प्रकृति, जनजीवन, लोकगीत, लोक कथाएं आदि विस्तृत रूप से यहाँ पे हमें वर्णित दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि भाई लोकगीत है, बुंदेलखंड का जो वहाँ पर जो साहित्य है, लोकगीत, लोक कथाएं, पूरा विस्तृत तो दिखाई ही देगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। गढ़कुंडार की बात और कर रही थी, जिसमें सिकंदर लोदी और विराटा की पद्मिनी में क्या है? अलिमदीन। सिकंदर लोदी और विराटा की पद्मिनी में अलिमदीन जो है, अलामुद्दीन नाम भी दिखाई देता है। तो इनके द्वारा जो अलामुद्दीन द्वारा मंदिरों और मूर्तियों का ध्वंस चित्रित किया गया है। कचनार में जैसे देखेंगे कि कचनार इनकी रचना है कौन से समय में लिखी गई? 1948 में। कचनार जो है वो सामंतवादी समाज में स्त्री अस्मिता के सवाल उठाए गए हैं। प्रश्न बन सकता है कि कचनार में किस तरह की रचनाएं लिखी गई है या किस तरह का विषय वहाँ पे है। तो सामंतवादी समाज में स्त्री अस्मिता के सवाल उठाए गए हैं। इसमें बहुपत्नी विवाह एवं दासियों के क्या है व्यवस्था, जो बस उन्होंने जो सेवा कार्य किया है वो करने की यहाँ पे समस्या का चित्रित किया गया है। यानी बहुपत्नी विवाह और दासियां जो होती थी वो विवशतावश उनकी सेवा करती थी। जो कार्य उन्होंने किया है उसका समस्या का चित्रण यहाँ पे दिखाई देता है कचनार में 1948 में। अब हम बात करते हैं, जैसे आपने देखा है कि सर वाल्टर स्कॉट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि किसे दी गई है और किसने दी है। तो सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि जो है वृंदालाल वर्मा को किसने दी है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा, गणेश शंकर, ठीक है, विद्यार्थी। आपने नाम सुना है गणेश शंकर विद्यार्थी का, है ना। इन्होंने जो किस रचना को देखकर सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि किस रचना को देखकर दी है? तो सर वाल्टर जो है उनकी रचना कौन सी है? तो इसकी बात करते हैं गढ़कुंडार। ऐतिहासिक उपन्यासकार गढ़कुंडार की पांडुलिपि देखकर गणेश शंकर विद्यार्थी ने वृंदालाल वर्मा को वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिएगा। वृंदालाल वर्मा की आप बात करेंगे कि झांसी की रानी, यहाँ पे आप देखिए झांसी की रानी जो 1946 में लिखी गई है। रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र को केंद्र में रखकर देश गौरव तथा भारतीय नारी के प्रति आस्था का चित्रण दिखाई देता है। तो याद रख लीजिएगा, झांसी की रानी 1946 में किसकी रचना है? तो वृंदालाल वर्मा का। ये ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत है। चलिए, ये सारी रचनाएं आप याद कर लीजिएगा। राहुल संस्कृतायन की औपन्यासिक कृति के बारे में बात करते हैं। राहुल संस्कृतायन की रचना जो है जीने के लिए भारत के विक्षुब्ध सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। जीने के लिए ये भी प्रश्न बना है कि जीने के लिए रचना किसकी है? तो जीने के लिए रचना राहुल संस्कृतायन की है। भारत के विक्षुब्ध सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। सिंह सेनापति 1942 वैशाली तथा तक्षशिला के गणराज्यों की कथा यहाँ पे दिखाई देती है। जय यदेव बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय यदेव जो यमुना और सतलज और यमुना सतलज एवं हिमालय के बीच के स्थित वहाँ के यौधेय राज्य के अवसान का चित्रण दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा। जय यौधेय। मधुर स्वप्न जो है इसमें देखिए मध्य एशिया में आविर्भूत मजदक के अनुयायी अंतरजगर के जीवन दर्शन का चित्रण दिखाई देता है। उसी प्रकार विस्मृत यात्री में देखिए
विस्मित यात्री में बौद्ध यात्री नरेंद्र यश की जीवन यात्रा पर आधारित है, 1954 में लिखी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैंने आपको बताया है कि जीने के लिए राहुल संस्कृतायन की रचना है। तो हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास क्या है? हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास कौन सी रचना है? तो हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास जो है राहुल संस्कृतायन का जीने के लिए रचना है। 1961 में बात कर रहे हैं राहुल कृत, उनकी रचना है देवोदास। दिवोदास उपन्यास में क्या किसका वर्णन है? तो आर्यों के उन्मुक्त कुंठा रहित जीवन का चित्रण किया गया है। आर्यों के उन्मुक्त कुंठा रहित जीवन का चित्रण किया गया है। 1961 में राहुल कृत देवदास का वर्णन दिखाई देता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पहला खुला राजनीतिक उपन्यास जीने के लिए राहुल संस्कृतायन का, और देवदास उपन्यास जो है वो आर्यों के उन्मुक्त कुंठा रहित जीवन का चित्रण दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं राहुल संस्कृतायन के औपन्यासिक कृतियों के बारे के बाद तो है, उसके बाद देखिए अब बात करते हैं हम चतुरसेन शास्त्री की रचनाओं के बारे में। चतुरसेन शास्त्री की रचना के अंतर्गत इन्होंने भी रचनाएं लिखी हैं ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि हमने प्रेमचंद उत्तर के समय भी इनकी रचनाओं के बारे में जाना है। प्रेमचंद युग के समय भी इनकी रचनाओं को देखा है। कौन कौन सी रचना थी, जैसे बता दूं हृदय की परख, मंदिर की नर्तकी, है ना, हृदय की प्यास, रक्त की प्यास, सह्याद्री। तो इनका समय काल बता देती हूँ। समय काल है तो दोस्तों 1891 ईस्वी से 1960। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, 1891 से 1960 है। अब यहाँ पे देखिए चतुरसेन शास्त्री के अंतर्गत वैशाली की नगरवधु, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित उपन्यास है वैशाली की नगरवधु, जिसमें बुद्धकालीन सांस्कृतिक एवं राजनीतिक टकराहट का यहाँ पे चित्रण दिखाई देता है। आलमगीर रक्त की प्यास देखिए 1951 में रचना लिखी गई है। वयम रक्षामः, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वयम रक्षामः, आर्य अनार्य देव दानव आदि संस्कृतियों का संघर्ष एवं समन्वय की कथा की गई है 1955 में। इसमें वैशाली की नगर वधु और वयम रक्षामः, सोमनाथ और सोना और खून खून इस तरह से रचनाएं दे दी गई थी। ऐसे चारों का नाम दे दिया गया था और समय काल ऐसे आगे पीछे कर दिया जाता है ना। तो यानी कहना का मतलब यह है कि रचनाओं का समय काल याद रखना आवश्यक है। तो इनको जमाने के लिए एक बार प्रश्न पूछा गया था। वयम रक्षामः जो है 1955, है ना, गोली 1956, वैशाली की नगर वधु 1949। इस तरह से ये रचनाएं हैं। हो सकता है कि अब अगली बार प्रश्न बने जिसमें वैशाली की नगर वधु का किस विषय का यहाँ पे वर्णन दिखाई देता है। तो बुद्धकालीन सांस्कृतिक एवं राजनीतिक टकराहट का चित्रण यहाँ पे दिखाई दिया है। वयम रक्षामः में उसी प्रकार आर्य अनार्य देव दानव आदि संस्कृतियों के संघर्ष समन्वय की कथा कही गई है। अब है यहाँ पे देखिए रांगेय राघव की प्रथम रचना। रांगेय राघव की बात कर रहे हैं, तो जिसमें रांगेय राघव की जब प्रथम रचना सन 1946 में घरौंदा, इनके बहुत ही महत्वपूर्ण है घरौंदा, क्योंकि इससे प्रश्न बने हुए हैं। घरौंदा किसकी रचना है? तो रांगेय राघव की रचना है, 1946 में लिखी गई। और ये जो परिसर है यानी विश्वविद्यालय जीवन पर लिखा हिंदी का प्रथम उपन्यास लिखा गया है। प्रश्न बन सकता है कि जो जो प्रथम है उसको तो बहुत ही महत्वपूर्ण याद रख लीजिए, क्योंकि प्रथम कई बार पूछा जाता है। ये जो विश्वविद्यालय है उसके जीवन पर लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास ऐसा उपन्यास है किसने लिखा? तो रांगेय राघव ने लिखा है, 1946 में लिखा घरौंदा। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से प्रश्न बनते हैं रांगेय राघव से भी। राघव को 3 कोटि में रखा गया है। देखिए 3 कोटि में कौन कौन सा? जीवनी परक उपन्यास लिखा है उन्होंने, ग्रामीण विकास परक लिखा है और ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखा है। यहाँ पे देखिए ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखा है। इसमें देखिए देवकी का बेटा, जो जीवनी परक उपन्यास है वो देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, रत्ना की बात, है ना, भारती का सपूत, लखीमा की आंखें, जब आवेगी काल घटा, धनी का कुआं, इस तरह से रचनाएं लिखी गई। ग्रामीण
एवं नगरीय उपन्यास के बारे में देखिए। सीधा साधा रास्ता, हुजू, कब तक पुकारूं। कब तक पुकारूं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीधा साधा रास्ता भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। राई और पर्वत, राई और पर्वत, छोटी सी बात, पथ का पाप, धरती मेरा घर, आखिरी आवाज। तो ये क्या है, ग्रामीण और नगरीय जीवन की रचनाएं लिखी गई। अब देखिए ऐतिहासिक बात कर रहे हैं, ऐतिहासिक उपन्यास। हम तो ऐतिहासिक उपन्यास अभी फिलहाल इस वीडियो में ऐतिहासिक उपन्यास के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत इन्होंने क्या लिखा है, मुर्दों का टीला, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुर्दों का टीला, प्रश्न बनता है मुर्दों का टीला में क्या विषय वस्तु है, तो मोहनजोदड़ो सभ्यता की पृष्ठभूमि पर आधारित है। समयकाल 1948। प्रतिदान के अंतर्गत देखिए, प्रतिदान जो है 1950 में महाभारत युग के ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के संघर्ष का चित्रण दिखाई देता है। ठीक है, प्रतिदान 1950 में लिखा गया है। चिवर, चिवर यदि आप जानते होंगे क्या होता है, या फिर मुझे आप इसके बारे में जानिए कि चिवर क्या होता है। चलिए, चिवर जो है वो हर्षकाल के हासमान जो है वो भारतीय सामंतवाद का चित्रण इसमें दिखाई देता है 1951 में। ठीक है, चलो मैं आपको बता ही देती हूँ चिवर क्या होता है। बौद्ध जो धर्म के अनुयायी होते हैं, उपासक होते हैं, भिक्षु जिसे कहा जाता है, वो जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, है ना, ऐसा देखा होगा आपने, गेरुआ कलर जो होता है, कत्थई रंग का कलर होता है और थोड़ा भूरे कलर का कपड़ा होता है, पीले रंग का कपड़ा पहना जाता है, तो उस कपड़े को कहा जाता है चिवर। ठीक है, अंधेरे के जुगनू के बारे में बात करते हैं। अंधेरे के जुगनू किसकी रचना है, तो रांगे राघव की रचना है। 1953 में लिखी गई है। दास प्रथा को बचाए रखने के लिए कुलीन वर्ग का प्रयत्न यहाँ पे किया गया है। पक्षी और आकाश, पक्षी और आकाश 1957 में लिखी गई रचना है। राह न रुकी, महावीर स्वामी एवं बुद्ध युग के जागरण की कथा यहाँ पे दिखाई गई है। तो इस तरह से इसमें आप देखेंगे कि रांगे राघव की जो मैंने आपको बात किया है, कब तक पुकारो 1957 में लिखी गई रचना है। 1957 में यह उपन्यास जो है वो जरायम पेशा कर्नट जाति के जीवन यथार्थ का वर्णन है। प्रश्न बना हुआ है कि रांगे राघव में कब तक पुकारू रचना में, उपन्यास में किस जाति का वर्णन है, तो कर्नट जाति है ना, जरायम पेशा कर्नट जाति का वर्णन दिखाई देता है। तो दोस्तों ये रहा आपका रांगे राघव की रचनाओं के बारे में। अब हम बात करते हैं अमृतलाल नागर के बारे में। अच्छा, इसके थोड़ा सा और जानकारी दे लेते हैं। रांगे राघव का विषाद मठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से भी प्रश्न बनते हैं। 1946 में जो है विषाद मठ की रचनाएं लिखी, जैसे मैंने बताया ना, कब तक पुकारूं जो है वो 1957 में लिखा है और ये 1946 में, है ना। तो विषाद मठ जो है, विषाद मठ का बंगाल के अकाल पर आधारित है। बंगाल के अकाल पर आधारित कौन सी रचना है रांगे राघव की, तो विषाद मठ 1946 में। अब हम बात करेंगे अमृतलाल नागर के उपन्यासों का। देखिए यहाँ पे है हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा। हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा किस रचनाकार को कहा जाता है, तो अमृतलाल नागर के रचनाकार को, अमृतलाल नागर को कहा जाता है। किसने कहा है, तो रामविलास शर्मा ने कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा। ठीक है, अब बात करते हैं इन्हीं के समय काल का अंतर्गत। इसमें देखिए, चलिए ये देख लेते हैं पहले। अमृतलाल नागर के प्रसिद्ध उपन्यास के बारे में बात करते हैं। महाकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकी रचनाएं इसमें पूछी जाती हैं, क्योंकि जितने भी आप रचनाएं देख रहे हैं, महाकाल, सेठ बांकेलाल और इनकी शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, सात घूंघट वाला, इस तरह की रचनाएं हैं। तो ये सारी रचनाएं आप देख रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए इसी में से महाकाल का विषय क्या है, बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण किया गया। 1947 में लिखी गई। सेठ बांकेलाल 1955 में लिखी गई है। बूंद और समुद्र जो है लिखी गई है, वो लखनऊ के चौक के रूप में भारत के विभिन्न छवि का चित्रण किया गया है। बूंद और समुद्र किसकी रचना है, तो अमृतलाल नागर की रचना है। महाकाल किसकी रचना है, तो अमृतलाल नागर की। शतरंज के मोहरे, बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है, शतरंज के मोहरे किसकी रचना है, अमृतलाल नागर की। 1959 में
अवध के नवाबों का यहाँ पे हास्योन्मुख जीवन का चित्रण किया गया है। सुहाग के नूपुर, सुहाग के नूपुर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से भी प्रश्न कई बार बने हैं। इसमें पूछा गया है कि यहाँ पे किसका वर्णन किया गया, तो नाहर वधुओं का चित्रण किया गया है। मध्यकालीन कुल वधुओं के नाहर वधुओं का चित्रण किया गया है। अमृत और विष बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से भी प्रश्न बनते हैं। अमृत और विष किसकी रचना है, तो अमृतलाल नागर की। इसमें 15 वर्ष, जो भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण दिखाई देता है। 7 घूंघट वाला जो है वो मुखड़ा मर्रू मसरू बेगम की नारी हृदय का चित्रण है। एकादी नैमिष राणी 1972 में लिखा गया है। आचार्य भार्गव सोमाहुति नैमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण है। मानस का हंस, मानस का हंस पे किस कवि का यहाँ पे जीवनी का वर्णन प्राप्त होता है, ये भी आता है प्रश्न। तो मानस का हंस जो है वो तुलसीदास की जीवनी एवं व्यक्तित्व पर आधारित है, जो 1972 में लिखी गई है। नाच्यो गोपाल, नाच्यो बहुत गोपाल 1978 में लिखी गई। इसमें आप देखिए कि भंगी समाज का इतिहास एवं उसके वर्तमान जीवन की नाटकीयता का गहरा चित्रण यहाँ पे दिखाई देता है। खंजन नयन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। खंजन नयन, इससे प्रश्न बने हैं। खंजन नयन में मतलब किसका वर्णन दिखाई देता है, तो किसका वर्णन है, सूरदास के जीवन के व्यक्तित्व पर आधारित ये रचनाएं लिखी गई है। जिसमें ये प्रश्न 2-4 ऐसे प्रश्न है, मानस का हंस, खंजन नयन, इससे बहुत बार प्रश्न बने हैं, तो इसको आप याद ही रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये घुमा फिरा कर ये प्रश्न बनते ही हैं। तो दोस्तों ये है अमृतलाल नागर की रचना। बिखरे तिनके देखिए 1982 में लिखा गया। अग्निगर्भा, अग्निगर्भा जो है एक रचना महाश्वेता देवी का रचना है, उपन्यास अग्निगर्भ, उसको आप पढ़िएगा, बहुत अच्छी जो है बहुत अच्छा उपन्यास है अग्निगर्भ। महाश्वेता देवी जी की रचना है। महाश्वेता वर्मा नहीं, महाश्वेता देवी। करवट, करवट 1985 में लिखी गई है। लखनऊ के एक खत्री परिवार के 3 पीढ़ियों का चित्रण किया गया है। देखिए करवट उपन्यास में किस प्रांत का वर्णन दिखाई देता है, तो लखनऊ के एक खत्री परिवार की 3 पीढ़ियों का चित्रण दिखाई देता है। पीढ़ियाँ जो है 1990 में लिखी गई, करवट उपन्यास के अगले चरण के रूप में यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, अब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना के अंतर्गत देखेंगे कि इनकी जो रचना है ये ऐतिहासिक उपन्यासकार के अंतर्गत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रश्न बन सकता है कि ऐतिहासिक उपन्यास क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या नहीं, ये भी बताइए, है ना। तो ये याद रख लेना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। इनका समय काल बात करूँ तो इनका समय काल है 1907 से 1979, है ना। तो ये याद रख लीजिएगा, 1907 से 1979, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा। अब देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा, इनकी जो रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा, बहुत ही महत्वपूर्ण है बाण भट्ट की आत्मकथा। इसमें आप देखेंगे कि जो कवि बाण भट्ट है, उनके जीवन का आधार लेकर राजा हर्षवर्धन के समय की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थितियों का चित्रण किया गया है। प्रश्न पूछा जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का समय काल तो पूछता ही है 1907 से 1979, उसको याद रख लीजिएगा। इस तरह से है प्रश्न। और इसमें आप देखेंगे कि बाण भट्ट के समय का जो रचना है उसमें राजा हर्षवर्धन के समय की बातें आती हैं, उसमें सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का चित्रण किया गया है। बाण भट्ट की आत्मकथा की रचना है उसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें मूलतः देखेंगे कि हम कल्पना और लोकश्रुति जो होती है लोकश्रुति से प्राप्त है। और इसमें जो 6वीं से 7वीं शताब्दी की कथा यहाँ पे वर्णित है। दूसरी रचना है चारुचंद्र लेख, समय काल है 1963, बहुत ही महत्वपूर्ण है समय काल, याद रख लीजिएगा। 1963 में राजा सातवाहन की यहाँ पे दिखाई देखा। अच्छा, चारुचंद्र लेख जो है वो किस शैली में लिखी गई है, शैली है इनकी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। और ये जो आत्मकथात्मक शैली का उपन्यास है जिसमें राजा सातवाहन की कथा के रूप में यह उपन्यास तो लिखा गया है, जिसमें राजा सातवाहन तथा रानी चंद्रलेखा की प्रेम कथा वर्णित है। ठीक है,
12वीं और 13वीं शताब्दी में लिखी गई है। सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थिति का चित्रण है। अब हम देखेंगे कि इसमें जो भारतवर्ष के पराभव का कारण, यहाँ पे चारुचंद्र लेख में भारतवर्ष के पराभव का कारण रूढ़ियाँ, अंधविश्वास, योग एवं तंत्र साधना से यहाँ पे जो है वो जकड़ा हुआ दिखाई देता है और इसको चित्रित किया गया है इस उपन्यास में। चारुचंद्र लेख में ये सारी रचनाएं आपको, सारी समस्याएं हैं इसमें दिखाई देगी। अब बात करते हैं पुनर्नरवा जिसमें इनका समय काल है 1973। 1973 जो है इसमें देखिए लोरिकायन एवं वृक्षकटिकम समय, इसमें देखिए वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण किया गया है। ये जो उपन्यास है वो शूद्रकृत वृक्षकटिकम की कुछ घटनाओं को आधार बनाकर लिखा गया है। वृक्षकटिकम के बारे में हम जानते हैं। इसमें गोपाल आर्यक एवं चंद्रा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। किसका लिखा गया है? गोपाल आर्यक एवं चंद्रा की प्रेम कथा का वर्णन यहाँ पे दिखाई देता है। और दोस्तों इसमें पुनर्नरवा की बात करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं ये जो भी रचनाएं हैं। अब है अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा देखिए 1976 में लिखी गई रचना है। छांदोग्य एवं बृहदारण्य औपनिवेशिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण किया गया है। अनामदास का पोथा, इस उपन्यास में जो ये औपनिवेशिक है, इस योग के उपन्यास में जीवन पद्धति पर आधारित उपन्यास लिखा गया है। यह उपन्यास एक छांदोग्य एवं बृहदारण्यक उपनिषद को आधार बनाकर लिखा गया है। प्रश्न बनता है कि किसको आधार बनाकर लिखा गया है? ये जो अनामदास का पोथा है वो बृहदारण्यक एवं छांदोग्य उपनिषद को आधार बनाकर लिखा गया है। अनामदास के पोथा में रैक्य आख्यान भी कहा गया है। रैक्व, ठीक है, रैक्व आख्यान भी कहा जाता है। अनामदास का पोथा का जो लक्ष्य है वो औपनिषदिक अध्यात्म जो चिंतन है उसका पुनराख्यान नहीं, वरन इसकी आज की जिंदगी के अनुरूप की व्याख्या की गई है। इसमें काम और प्रेम के मध्य अंतर करते हुए कहा गया है। अनामदास का पोथा में काम और प्रेम के मध्य अंतर करते हुए कहा गया है काम आध्यात्मिक विकास का बाधक है जबकि प्रेम उसका उन्नायक है। इस तरह से यहाँ पे रचनाएं आपको दिखाई देगी। अब देखिए सनैया लाल ओझा, संपर्क और समर्पण की भाषा। यहाँ पे इनका समय काल बता दूँ, समय काल तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन सनैया लाल ओझा जो है बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं क्योंकि आजकल नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उसको याद रख लीजिएगा। इनकी रचना है संपर्क और समर्पण। संपर्क और समर्पण जो है 1950 में लिखी गई रचना है। और देखिए मनुष्य का मूल्य, मकड़ी का जाल, सिंधु सीमांत, सर्वनाम 1976 बंगाल के नक्सलवाड़ी आंदोलन और आर्य नार्य पर आधारित है। संभवामी हड़प्पा सभ्यता एवं देव सभ्यता पर केंद्रित और कसौटी, इस तरह की रचनाएं लिखी गई हैं। ये जो रचना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से प्रश्न बनते हैं, एक दो बार ऐसे पूछे गए हैं, लेकिन अब इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद रख लीजिएगा क्योंकि इससे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खु ने उपन्यास लिखे हैं। ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत कृष्णचंद्र भिक्खु ने भी उपन्यास लिखे हैं। कौन कौन सी रचना है देखिए? आदमी का बच्चा, संक्रांति, भंवरजाल, नागफनी, है ना, नागफनी, सोम देवता की घाटी, सोने का मृग, महाश्रवण सुने, ठीक है, अस्तगंता, रेवती, लाल ढांग, मौत की सराय, योगमाया, एक और यायाति, रक्त यात्रा, दुर्वा, चंदन वन की आग, तथापि, इस तरह की रचनाएं लिखी गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशिके में निम्नलिखित 2 उपन्यास प्राप्त होते हैं। शिव प्रसाद मिश्र के, जिसे काशिके भी कहा जाता है, तो बहती गंगा और सचितात, ठीक है। तो शिव प्रसाद मिश्र, शिव प्रसाद जैसे शिव जी के गंगा जी निकलती है ना सर से, तो इस तरह से इसको याद रख लीजिएगा, बहती गंगा।
काशी के जीवन और संस्कृति का जीवन संवेदनात्मक चित्रण किया गया है। सचितार्थ प्रयोगवादी शिल्प प्रधान उपन्यास है। इनके उपन्यास देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इसमें से शिव प्रसाद जी की ये रचनाएं तो पूछा ही गया है। अलग अलग वैतरणी किसकी रचना है, तो शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है। आज़ादी के बाद पूर्वांचल के गाँवों का जिंदगी का नाटकीयता चित्रण किया गया है। इसमें क्या है, नाटकीयता के ढंग का चित्रण किया गया है। गली आगे मुड़ती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। युवा आक्रोश की काशी, जो युवा आक्रोश है उस समय के जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के संदर्भ में ये चित्रण किया गया है। गली आगे मुड़ते हैं में ये जो समयकाल है 1974 में बताया गया है। नीला चांद बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीला चांद भारतीय इतिहास के मध्यकाल की काशी का चित्रण किया गया है। मध्यकाल की काशी का चित्रण किस रचना में मिलता है, तो नीला चांद में मिलता है। इसको पढ़िए, बहुत ही अच्छी रचना है नीला चांद। आपको जब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का यहाँ पे वर्णन है। लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल के काशी का चित्रण किया गया है। शैलुस इनकी रचना है, शिव प्रसाद सिंह की। ये भी प्रश्न बना है, शैलुस किसकी रचना है, तो शैलुस जो है शिव प्रसाद सिंह की है। विंध्य क्षेत्र के नटों की कलिलाई जीवन पर आधारित है। नटों के कलिलाई जीवन पर आधारित है। औरत किसकी रचना है, तो शिव सिंह जी की है। नारी के शोषण और दमन एवं पीड़न पर आधारित है। 1993 में मंजूश्रीमा लेखक की पुत्री मंजू के जीवन के करुण कथा का वर्णन है। कोहरे में युद्ध, बुंदेलखंड में मुस्लिम आक्रांतों की कथा का वर्णन है। दिल्ली दूर है, हिंदी मुस्लिम के बीच टकराहट एवं समन्वय का चित्रण है। और वैश्वानर जो है 1996 में काशी के वैदिककालीन स्वरूप का चित्रण यहाँ पे दिखाई देता है। आनंद प्रकाश जैन का देखिए, आनंद प्रकाश जैन के महत्वपूर्ण औपन्यासिक है तीसरा नेत्र, है ना। तीसरा नेत्र देखिए, शिव सिंह के बाद यहाँ पे तीसरा जो नाम आ रहा है नेत्र, तीसरा नेत्र किसके थे, तो शिव सिंह का थे। इतना याद, ये मत रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, शिव सिंह जी की नहीं है ना। आनंद प्रकाश जैन की ये रचना है। क्या है, आनंद प्रकाश जैन की रचना तीसरा नेत्र, 1957 में ये रचना लिखी गई है। हम बात करते हैं कठपुतली के धागे। यहाँ पे देखिए, कठपुतली के धागे 1959 में अवध के नवाबों एवं नवाबी ठाट का चित्रण किया गया है। कुणाल की आंखें 1967 में अशोककालीन इतिहास की वास्तविक चित्र का चित्रण है। 8वीं भांवर 1969 में पश्चिमी उत्तर भारत के एक गोसाई परिवार की कथा। तांबे के पैसे किसकी रचना है, इस तरह से प्रश्न बन जाएगा। यह समयकाल 1971 में। अब बात करते हैं, इकबाल बहादुर देवसरे ने मध्यकालीन इतिहास को अपने उपन्यास का विषय बनाया है। इनकी रचना देखिए, नालंदा, ओरछा के नर्तकी, मस्तानी, बेगम हजरत महल, जाने आलम, नवाबे मुल्क, तानसेन, गुलाम फाम, मंजिल। ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जानकारी रख लीजिए कि क्योंकि ओरछा का नर्तकी किसकी रचना है, तो इकबाल बहादुर देवसरे, है ना। इस तरह से याद रहना आवश्यक है। राजीव सक्सेना ने निम्न जो है उपन्यास लिखे हैं। पणिपुत्री सोमा 1972 में आर्यों अनार्यों के संघर्ष का चित्रण है। रामायणी सन 1857 की क्रांति पर आधारित है। अब देखिए, नरेंद्र कोहली के हिंदी उपन्यास के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर लिखे गए हैं। नरेंद्र कोहली की रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से प्रश्न बनते ही हैं। नरेंद्र कोहली के आतंक जो है समकालीन जीवन में अपराधियों को संरक्षण देने वाली जो है वो शासन तंत्र का चित्रण किया गया है। सात सहा गया दुख 1974 में मध्यवर्गीय शिक्षक नवदंपति के बाह्य और आंतरिक संघर्ष का चित्रण है। अभ्युदय शीर्षक दीक्षा, संघर्ष की ओर, अवसर, युद्ध बंधन, अधिकार, कर्म, धर्म, निबंध, है ना। इस तरह की रचना है। अभिज्ञान 1981 में लिखी गई। कृष्ण सुदामा की मित्रता का नया संदर्भ यहाँ पे दिखाई देता है। तोड़ो कारा तोड़ो विवेकानंद की जीवनी का बहुत ही महत्वपूर्ण है। विवेकानंद जीवनी पर नरेंद्र कोहली ने जिन्हें लिखा है तोड़ो कारा तोड़ो, 2 भाग में है, 1993 में और 1992 में। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तोड़ा कारो तोड़ा किसकी रचना है, तो नरेंद्र कोहली जी की रचना है, 2 भागों में, 92 और 93 में। वीरेंद्र कुमार जैन की रचना देखिए, वीरेंद्र कुमार जैन अनुत्तर योगी की रचना 4 खंडों में विभाजित है। ठीक है, क्रमशः है इनके देखिए 1974, 1975, 1978, 1981। 74, 75, 78 और 81 में ये रचना लिखी गई। वीरेंद्र कुमार जैन कृत अनुत्तर योगी महावीर स्वामी के जीवन एवं उनके सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक अवदान पर ये केंद्रित की गई है।
शरद पागरे की बात कर रहे थे। शरद पागरे जो है गुलारा बेगम और गंधर्व सेन की रचना यहाँ पे दिखाई देती है। एक मिनट आप है गुलारा बेगम, शाहजादा खुर्रम और गुलारा बेगम की प्रेम कथा का यहाँ पे चित्रण है। गंधर्व सेन उज्जैनी जो 1987 में लिखी गई है। उज्जैनी नरेश गंधर्व सेन के रोमांस एवं शौर्य का चित्रण दिखाई देता है। बेगम जैनावादी 1996 में नृत्यांगना जो है जैनावादी एवं मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रेम कथा का चित्रण यहाँ पे दिखाई देता है। अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, इसमें रघुवीर शरण मित्र की बात करते हैं। रघुवीर शरण मित्र जो है वो आग और पानी की बात यहाँ पे दिखेंगे। ढाल और तलवार, ओस की बूंदे ओस की आंसू, ओस के आंसू, पहली बार, उजला कफन, राग की दुल्हन, कांपती आवाज, दिन रोया रात हंसी, तप का सेज रूप के जाले, प्यास और शोले, सोने की राख, बलिदान, रंग बिरंगे चेहरे, सदा सदा के प्रश्न। तो दोस्तों ये रघुवीर शरण मित्र की रचना है। ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत आते हैं। प्रताप नारायण श्रीवास्तव, बेकली का मजार। प्रताप नारायण मिश्र अलग हैं और श्रीवास्तव अलग हैं। तो ये श्रीवास्तव जी हैं, इनका बेकली का मजार 1957 में लिखी गई। शिव सागर मिश्र की रचना देखिए, राज तिलक और मगध की जय। राज तिलक 1961 में, मगध की जय 1962 में। मनु शर्मा है, मनु शर्मा द्रौपदी की आत्मकथा, द्रोण की आत्मकथा, कर्ण की आत्मकथा, अभिशप्त कथा, शिवाजी का आशीर्वाद, कृष्ण की आत्मकथा और गांधारी की आत्मकथा। तो मनु शर्मा ने यहाँ पे देखेंगे कि आत्मकथा ज़्यादातर लिखा है। आत्मकथा द्रौपदी, कर्ण, द्रोण, अभिशप्त, शिवाजी, कृष्ण, गांधारी। ठीक है, तो इस तरह से याद रख लीजिएगा। मनु शर्मा का जो आत्मकथात्मक है और आत्मकथात्मक वो भी जो है वो द्रौपदी, द्रोण, कर्ण, शिवाजी, कृष्ण और गांधारी की है। राजकुमार भ्रमर की बात करते हैं। राजकुमार भ्रमर देखिए, फौलाद का आदमी, कांच का घर। राजकुमार का जो घर है वो कांच का घर है, इस तरह से याद रख लीजिए। और फौलाद का आदमी है ना, तो ये याद हो जाएगा। जयशंकर जो है वो जयशंकर द्विवेदी, हम जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ते हैं, इधर शंकर द्विवेदी जी हैं। महाकवि कालिदास की आत्मकथा के बारे में इन्होंने लिखा है। आनंद शर्मा, इतिहास के नुपुर देखिए, इतिहास के नुपुर आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। एक सुहाग के नुपुर है और एक इतिहास के नुपुर है। तो आनंद शर्मा जी का इतिहास के नुपुर है। अब बात करते हैं रस कपूर, एक और, भीष्म, नरावद, सुपैयार्दे और अमृतपुत्र, इनकी रचना है आनंद शर्मा की। बच्चन शर्मा, सुतो वा सुत पुत्रो वा, पांचाली, बच्चन सिंह के पंचाली का रचना मिलती है। मायानंद मिश्र, प्रथम शैलम पुत्री च, मंत्र पुत्र पुरोहित। ये अभी नए जो भी है, ये सारे मतलब नए नहीं हैं, लेकिन आप इसको जो है इससे प्रश्न अभी तक बने नहीं हैं, तो महत्वपूर्ण है ये अन्य के अंतर्गत भी, तो इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों। ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि नए ढंग के प्रश्न बनते हैं, तो आनंद शर्मा के प्रश्न बन सकते हैं, या बच्चन सिंह के, या फिर प्रताप नारायण श्रीवास्तव के बेकली का मजार किसकी रचना है। बेकली का मजार तो एक दो बार पूछा गया है कि इसकी रचना है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो रचनाएं हैं ऐतिहासिक उपन्यास के बारे में, ये सारी जानकारी आपको मैंने दिया है। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मेरे चैनल को दिनों दिन आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को सुनने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू एंड गुड बाय।